नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के आने वाले एग्जाम के लिए जो सबसे सबसे क्रूशियल करंट अफेयर्स हैं, आज हम उन्हें कवर करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन जरूर बनाएगा। सो गेट योर नोटबुक्स एंड पेन्स रेडी और पूरा फोकस, पूरा ध्यान क्लास में रखिएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है, पॉलिटी स्टैटिक है? जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर पढ़ लिया बस वही है? बिल्कुल नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। और समझिए, यूपीएससी आपसे रोट लर्निंग नहीं चाहता। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोर प्रिंसिपल्स को आज के करंट इवेंट से जोड़ पा रहे हो या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। ऑलराइट, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम 6 क्रिटिकल एरियाज कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स से कि वो डिजिटल एज में कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। फिर लॉ एंड जस्टिस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फेडरलिज्म और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और इलेक्शन रिलेटेड अपडेट्स। एकदम स्ट्रक्चर तरीके से आराम से आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। देखिए, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है ना? और उसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स का मतलब भी बदल रहा है। दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, पहला टॉपिक, फोन टैपिंग। अब इसको गवर्न करता है नया टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। प्रीलिम्स के लिए की पॉइंट नोट कीजिए। सिर्फ 10 डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं सेंटर में जो ये कर सकती हैं, एंड दैट टू ओनली विथ रिटन ऑर्डर्स फ्रॉम द होम सेक्रेटरी। बट अब आते हैं एक फैसिनेटिंग नए कॉन्सेप्ट पे, पर्सनैलिटी राइट्स। देखिए, ये किसी लॉ में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, पर हाल ही में सदगुरु के एआई जनरेटेड इमेज और वॉइस के मिसयूज के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया और इसको सीधा सीधा जोड़ा राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 से। समझ रहे हैं जुडिशरी कैसे हमारे राइट्स को डिजिटल एज के लिए इंटरप्रेट कर रही है। और ये देखिए, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, द अमर जैन केस। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डिजिटल एक्सेस अब एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अब जरा सोच के देखिए इसका इम्प्लीकेशन। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि हर कोई, इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड सिटीजंस, डिजिटल सर्विसेज एक्सेस कर सकें। मेंस में जब भी इंक्लूसिव गवर्नेंस या ई गवर्नेंस पे लिखना हो, ये केस आपको कोट करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े टॉपिक पे, द डीपीडीपी एक्ट 2023। इसको आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल। आप द सिटीजन, आप हैं डेटा प्रिंसिपल, यानी आप अपने डेटा के मालिक हैं, और जो कंपनी आपका डेटा होल्ड कर रही है, जैसे फेसबुक या आपका बैंक, वो है डेटा फिड्यूशरी। उनकी जिम्मेदारी है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपसे कंसेंट लेना और सिर्फ उतना ही डेटा कलेक्ट करना जितना जरूरी है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। तो अगर आपका डेटा मिसयूज होता है तो प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप, आप कंप्लेन करेंगे डेटा फिड्यूसरी को ही, मतलब कंपनी को। अगर वो सॉल्व नहीं करते, देन यू गो टू द न्यूली फॉर्म्ड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आप बोर्ड के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनल अपील कहां होगी? इट विल बी विद द TDSAT, यानी द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन आस्किंग यू टू अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस। यहां हम कुछ ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जहां स्टूडेंट से प्रीलिम्स में अक्सर गलती होती है। लेट्स क्लियर दोज कंफ्यूजन्स टुडे। पैरोल वर्सेस फरलो, यह यूपीएससी का फेवरेट कंफ्यूजन एरिया है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, समझिए इसको ध्यान से। पैरोल किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए मिलती है, जैसे फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, एंड इट इज नॉट अ राइट। फरलो ऑन द अदर हैंड एक पीरियोडिक रिलीज है, अ ब्रेक फ्रॉम प्रिजन, ताकि प्रिजनर अपने सोशल टाइज मेंटेन कर सके, एंड इट इज कंसिडर्ड अ राइट ऑल्दो नॉट एब्सोल्यूट। और अब सबसे क्रूशियल डिफरेंस फॉर द एग्जाम, फरलो इज काउंटेड एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस सर्व्ड, बट पैरोल इज नॉट। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एक और कॉमन कंफ्यूजन, पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी। न्यूज चैनल्स इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी डिफरेंट। सिंपल सी बात है, पुलिस कस्टडी मतलब अक्यूज्ड पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है इंटरोगेशन के लिए। ये मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है। जुडिशियल कस्टडी मतलब अक्यूज्ड जेल में है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अब पुलिस उसे कोर्ट की परमिशन के बिना इंटरोगेट नहीं कर सकती। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट नार्को एनालिसिस। इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इन द सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस बिल्कुल क्लियर है। बिना मर्जी के, यानी इनवॉलंटरी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि ये वायलेट करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
हाँ, ये टेस्ट हो सकते हैं, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। और याद रखिए, इनकी रिपोर्ट कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाती। A very, very important legislative change. The Waqf Act has been amended और इसका नया नाम है UMEED Act. इसकी की चेंजेस क्या है? देखिए, पहला, वाक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट आगे के लिए खत्म कर दिया गया है। दूसरा, वाक्फ बोर्ड्स अब मनमाने ढंग से किसी भी प्रॉपर्टी को वाक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तीसरा, एंड दिस इज अ क्रूशल सोशल जस्टिस रिफॉर्म, प्रॉपर्टी को वाक्फ डिक्लेयर करने से पहले उसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन का इनहेरिटेंस राइट सिक्योर करना होगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए यूमीड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं to the heart of our system, the executive and the legislature. Let's look at some recent developments here that are very high yield for your exams. Okay, this is a 5-star prelims trap. इसको रेड पेन से मार्क कीजिए। The Electoral College for the President and Vice President. ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। की डिफरेंस क्या है? In the Vice President's election, nominated members of Parliament can vote. President के इलेक्शन में they cannot. ये पहला डिफरेंस। और दूसरा बड़ा डिफरेंस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। प्लीज इसका एक छोटा सा टेबल अपने नोटबुक में बना लीजिए अभी के अभी। यहां गलती होती है स्टूडेंट से। द एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, स्टैटिक पार्ट तो हम सबको पता है, बट इसमें करंट अफेयर्स का तड़का क्या है? इस लॉ का सबसे बड़ा इशू रहा है स्पीकर का रोल और आमतौर पर होने वाली डिलेज। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन द भाड़ी कौशिक रेड्डी केस फिर से अपनी चिंता जताई है ऑन दीज डिलेज, स्पीकर को याद दिलाते हुए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू डिसाइड इन अ टाइमली मैनर। दिस इज अ क्लासिक स्टैटिक डायनामिक लिंकेज क्वेश्चन। And now, let's move to the guardian of our Constitution, the judiciary. Let's see how the courts have been in the news for their role as the final interpreter of our laws. अगर मेंस में जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स या बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पास किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके की प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों? ये कहते हुए कि दे अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज अ क्लासिक टग ऑफ वॉर बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल रिव्यू, और ये केस आपको अपने आंसर में जरूर कोट करना है। एक और प्रिलिम्स ट्रैप, लोक अदालत। यूपीएससी इससे बहुत बार पूछ चुका है, स्टेटमेंट्स बना देता है। 3 चीजें याद रखिए। 1, दे ओनली हैंडल कंपाउंडेबल केसेस, यानी जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। 2, उनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है लाइक अ कोर्ट ऑर्डर। एंड 3, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, नो अपील। इट हैज द स्टेटस ऑफ अ सिविल कोर्ट डिक्री, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर फेडरल स्ट्रक्चर। Let's quickly revise the impact of a national emergency on fundamental rights. Again, a very important and slightly confusing topic. प्लीज पे फुल अटेंशन हियर, सबका ध्यान स्क्रीन पर। आर्टिकल 358 वर्सेस 359। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन डिक्लेयर होती है, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। द की वर्ड इज ऑटोमेटिक। लेकिन आर्टिकल 359 अलग है, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। प्रेसिडेंट को एक सेपरेट ऑर्डर इशू करना पड़ता है टू सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स। ऑफ कोर्स आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये तो आप जानते हैं। और आर्टिकल 359 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इमरजेंसी में लग सकता है। क्लियर है? And now for our final section, a rapid-fire round on key institutions and some election-related current affairs. Let's see कितना याद है आपको. Be ready. Okay, look at this table. UPSC loves match the following questions from here. Chalo, quick fire. UPSC? Constitutional, Correct. Lokpal? statutory, Correct. NHRC? statutory, Good. अब आएगा ट्रिक क्वेश्चन। CBI कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी? सोचो। neither, It's a non-statutory body set up by an executive resolution based on the Santhanam Committee's recommendation. Similarly, NCRB is also non-statutory based on the Tandon Committee recommendation. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लिंकेज। हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को एक ग्लोबल बॉडी गैंद्री से अक्रेडिटेशन मिलती है। फॉर years, India has had A status, but recently our A status has been deferred. क्यों? Concerns हैं over lack of diversity in its composition, political interference, and its poor track record of protecting marginalized groups. अगर ये status downgrade होता है, तो मेंस GS2 के लिए एक सीधा पॉइंट है. It impacts India's global image on human rights. नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई नो एग्जाम का टाइम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट सेक्शन इज रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस मशीनरी।
अब इसका क्या मतलब है? यहाँ हम गवर्नेंस के कोर इंजन को समझेंगे। द बॉडीज, द लॉज, द फ्रेमवर्क्स। बेसिकली आपको सोचना है कि देश का इंजन चलता कैसे है और उसमें हाल ही में क्या-क्या सर्विसिंग हुई है, क्या-क्या नए पार्ट्स लगे हैं। ऑल द रीसेंट अपडेट्स यू एब्सोल्युटली हैव टू नो। अब ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ए स्टेटस। ये 2023 में फिर से डेफर कर दी गई और यूपीएससी आपसे सीधा वाई पूछेगा। और रीजंस क्या दिए गए? एक, कॉम्पोजिशन में डाइवर्सिटी की कमी है। दूसरा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए एक्शन सफिशिएंट नहीं है। अब राइट साइड में देखिए, सिविल सर्विस ट्रेनिंग रिफॉर्म्स। बस एक कीवर्ड याद रखिए, मिशन कर्मयोगी। इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, NSC/ST 2.0 जो ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज करेगा और दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी जिसने 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का फिगर क्रॉस कर लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स रेगुलेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एंट्री 33, लेकिन ये जो नया नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट है ये एक सेंट्रल मूव है। इस पे नजर रखिएगा। अब आते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल मत भूलना। और ध्यान से इस लिस्ट को देखिए, कौन कौन फॉरेन फंड्स नहीं ले सकता। इलेक्शन कैंडिडेट्स, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मीडिया वाले, MPs, पॉलिटिकल पार्टीज। ये लिस्ट से सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। चलो एक क्विक टेस्ट हो जाए। दिस इज अ क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा। An NGO can open its designated FCRA account in any scheduled commercial bank. बताइए, ट्रू है या फॉल्स? सोचो एक सेकंड के लिए। यही वो छोटी छोटी जगहें हैं जहां यूपीएससी आपको फंसाता है। क्या लगता है? The answer is a big fat false. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि 2020 में जो अमेंडमेंट आया उसने ये मैंडेटरी कर दिया कि अकाउंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की मेन ब्रांच में ही खुलेगा। समझ गए? ये एक छोटा सा डिटेल है, बट इट कैन कॉस्ट यू 2 मार्क्स एंड दोज नेगेटिव मार्क्स ऑन टॉप ऑफ दैट। इसको बिल्कुल मत भूलना। और ये लीजिए एक और क्लासिक यूपीएससी ट्रैप। ध्यान से समझना इसको। देखो, सबको पता है कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, राइट? पर यूपीएससी इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा। वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स के बारे में। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। इसको अभी के अभी नोट कर लो। और इंडिया में हम डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉलो करते हैं जो टाइटल की गारंटी नहीं देता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वामित्व स्कीम लाई गई है जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके गांव की जमीन का लीगल ओनरशिप कार्ड दे रही है। एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अभी तक हमने सिस्टम की बात की, अब हम पीपल की बात करेंगे जिनके लिए ये सिस्टम बना है। So Section 2 is social justice and empowerment. This is all about the laws, the schemes जो हमारे सोसाइटी के vulnerable sections के लिए बनाए गए हैं। यहाँ देखिए, Domestic Violence Act 2005। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें अब्यूज़ की डेफिनेशन बहुत वाइड है। फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिक सब कुछ इंक्लूड किया गया है। फिर आता है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें एक सिंपल 2 टियर सिस्टम है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC होनी ज़रूरी है। अगर 10 से कम है तो केस जाएगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी यानी LCC के पास। और इस कॉन्टेक्स्ट में हाल ही का सोहेल मलिक केस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसे आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मैटर्निटी राइट्स पे। देखिए, 2017 का अमेंडमेंट एब्सोल्यूटली क्रूशल है। लीव को बढ़ाकर 26 वीक्स कर दिया गया फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। और सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी केस में बहुत खूबसूरत बात कही कि मैटर्निटी लीव एक महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। आप इस लाइन को सीधा अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की यानी PVTGs की। इंडिया में टोटल 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट ये है कि इनको आइडेंटिफाई किसने किया था। याद रखिएगा, इनको सबसे पहले धेबर कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया गया था 1960s में। इस कमीशन का नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, चलो थोड़ा एक्टिव रिवीजन करते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए। बस मैप को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा PVTGs हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। वो मध्य प्रदेश का बड़ा साइज देखकर गेस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे सबसे ज़्यादा? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा with 13 PVGs। उसके बाद सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है with 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। डोंट फॉल फॉर द मैप साइज ट्रैप। द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। देखिए, सिंपल सी बात है, ये 2 तरह के राइट्स देता है। पहला, इंडिविजुअल राइट्स
अप टू 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये हेरिटेबल है, यानी आपके बच्चों को मिलेगा, बट आप इसको बेच नहीं सकते, इट इज़ नॉट सेलेबल। दूसरा, कम्युनिटी राइट्स, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का अधिकार। और मेंस के आंसर्स के लिए यहाँ प्राइमरी अथॉरिटी कौन है? इट इज़ द ग्राम सभा। इस पॉइंट को मेंस के आंसर में ज़रूर मेंशन करना। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सेक्शन 3, इंडियाज़ ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड, यानी दुनिया हमें कैसे देखती है। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, जहां इंडिया की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अप, सेंसस। अगला सेंसस 2027 में शेड्यूल किया गया है और ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। अब देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की रैंक स्लिप होकर 131 हो गई, पर चिंता की बात यह है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सब हमसे बेहतर रैंक्ड हैं। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ मेंस एनालिसिस ऑन जेंडर इश्यूज। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का स्कोर है 25.8, जो हमें सीरियस कैटेगरी में डालता है। कैन यू इमेजिन, इंडिया में हर 3 में से 1 बच्चा स्टंटेड है। ये एक बहुत ही ग्रिम रियलिटी है, जिसे आप अपने एसेज में कोट कर सकते हैं। On a more positive note, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में टॉप परफॉर्मर्स वही कंसिस्टेंट विनर्स हैं, इंदौर, सूरत एंड नावी मुंबई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। MPI equals H multiplied by A, यानी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो प्रीलिम्स के लिए याद रखना है वो ये है कि नीति आयोग का जो नेशनल MPI है उसमें 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट्स। But the most shocking data point is on inequality. इंडिया में टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है। ये आंकड़ा हमारे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। ओके, ये स्लाइड प्योर मेमोराइजेशन वाली है फॉर प्रीलिम्स। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन सीधे यहीं से आते हैं। बेजिंग डिक्लेरेशन, जेंडर इक्वालिटी। इस्तांबुल कन्वेंशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। CEDAW, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अल्मा आता, प्राइमरी हेल्थ केयर। और योगा याता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल रट लीजिए। ओके, वी आर इन आवर फाइनल कंटेंट सेक्शन नाउ। सेक्शन 4, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। ये सेक्शन है हमारे लोगों में इन्वेस्ट करने के बारे में, यानी एजुकेशन एंड स्किल्स। चलिए जल्दी से की इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। दिस इज अ रैपिड फायर ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, सो ध्यान दीजिएगा। NEP 2020 के अंडर निपुण भारत याद रखिए फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी के लिए प्रोग्राम है उल्लास। स्किल्स के लिए फ्लैगशिप स्किल इंडिया मिशन ने अभी 10 साल पूरे किए हैं। और एक नई स्कीम जो नोट करनी है वो है PM सेटू, जो हमारे ITIs को अपग्रेड करेगी विद सपोर्ट फ्रॉम द ADB एंड द वर्ल्ड बैंक। सिंपल, डायरेक्ट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। ऑल राइट, अब तक जो भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करते हैं। चलिए एक क्विक इंटरैक्टिव रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में प्रीलिम्स एग्जाम हॉल के लिए लॉक हो जाएं। रेडी हो? ओके, लेट्स गो। क्वेश्चन 1, PVTGs के लिए कौन सी कमेटी? धेबर कमीशन, एक्सीलेंट। सेकंड, काशी डिक्लेरेशन 2025 किस चीज से रिलेटेड है? डी एडिक्शन, परफेक्ट। थर्ड, ट्रू और फॉल्स, पॉश एक्ट सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर अप्लाई होता है? फॉल्स, ये दोनों के लिए है। एंड लास्ट वन, FCRA अकाउंट कहाँ खुलवाना जरूरी है? SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, जबरदस्त।